हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। आपकी ये जो क्लास है, आज हम लोग फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगेन आई मस्ट से दीज आर मस्ट राइट क्वेश्चंस फॉर एसएससी। यानी कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने में अक्षम हो तो इट मीन्स कि आप लोगों की अभी तैयारी अधूरी है। आप लोगों को अपनी तैयारी और बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सिंपल सी चीज़ है कि हार या जीत ये तो परिणाम है, काम करना या अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना ये आपका काम है। ठीक है, तो हार या जीत तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो तो सही। और लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सब कहाँ होगा, आप क्या कहोगे, ये सब होगा आपके लगातार प्रैक्टिस करने से और जब आप लगातार अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हो उससे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे आप लोगों से कहता है, What causes blue baby syndrome in humans? मतलब कोई भी अगर जो ह्यूमन है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ है तो वह निम्न में से किसके कारण होता निम्न में से किसके कारण होता है? मर्करी के कारण होता है, नाइट्रेट्स के कारण होता है, आर्सेनिक के कारण होता है या फिर लेड यानी कि सीसे के कारण होता है? क्या आंसर करोगे आप लोग? आप क्या देखते हो कि जब भी हम मर्करी इसके ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आपके जल के अंदर जो भी जल आप पीते हैं अगर उस जल के अंदर जो मात्रा होती है नाइट्रेट्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी? नाइट्रेट्स की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं? हम उसको कह देते हैं कि यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो रही है ब्लू बेबी सिंड्रोम की। ठीक है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? ब्लू बेबी सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता पारे की अधिकता से क्या होता है तो आप लोग क्या आंसर करोगे? पारे की अधिकता से होता है मिनीमाटा रोग। ठीक है, कौन सा रोग होता है पारे की अधिकता से? मिनीमाता नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, अगर आपसे लेड के लिए पूछ लिया जाता सीसे की अधिकता से कौन सा रोग होता है तो आप क्या आंसर करोगे? प्लम्बिज्म नामक रोग हो जाता है। कौन सा? प्लम्बिज्म नामक रोग हो जाता है सीसे की अधिकता से। तो ये तीनों ही रोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर ये देखते हो कि ये जितने भी आपके धातु या अधातु होते हैं इनकी अधिकता या इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है पीवीसी किसके बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है? भाई पीवीसी जो होता है एक आपका ये क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, यानी कि यह क्या है? यह जब आप इसको गर्म करते हो तो यह अपनी शेप बदल के दोबारा से रिमोल्ड किया जा सकता है। एक इस प्रकार का ये पॉलीमर होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है आपके इस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में कि ये जो पीवीसी होता है ये इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपका इस्तेमाल कहाँ होता है? अक्सर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है वो आप पाइप्स में देखते हो। आपने देखा होगा अक्सर अगर आप पाइप वगैरह की दुकान के बाहर से गुजरते हो या आप उनके बोर्ड का बहुत ध्यान देते हो तो आप देखोगे आप वहाँ पे लिखा होता है पीवीसी पाइप्स। तो पीवीसी पाइप मतलब क्या? वो इसी पाइप की बात कर रहे हैं। वो जो प्लास्टिक के से दिखने वाले आपके पाइप्स होते हैं वही पीवीसी पाइप्स होते हैं।
ठीक है, ये जो पीवीसी होता है ये आप देखो, जब नाम ही हमने पूरा पढ़ लिया पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि जब हमने विनाइल क्लोराइड की बहुत सारी इकाइयों को इकट्ठा कर लिया तो उससे क्या बना आपका पीवीसी। तो यह क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बनता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, What remains absent in an animal cell? एक पशु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? एक सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियस या फिर लाइजोसोम्स। क्या आंसर करोगे, क्या कहोगे इसका? तो देखो यहाँ पे देखो, जब भी हम एनिमल सेल की बात करते हैं वो प्लांट सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो एनिमल सेल होता है इसके पास कभी भी सेल वॉल नहीं मिलती है, और जो सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है यह प्लांट के अंदर मिलती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फंगी की, तो जो कवक होता है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन भी एसएससी कई बार आप लोगों से पूछ लेती है। सेंट्रोमियर्स और जो लाइजोसोम्स होते हैं ये प्रोमिनेंटली आपको किसके अंदर मिलते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लियस आपको हर प्रकार के सेल में मिलता है। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे वह क्या हो, चाहे वह जो आपका सेल हो वह आपका एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंगी हो, बैक्टीरिया हो, सब में मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है बैम्बू इज डैश। भाई जो बैम्बू होता है, बांस है, वह क्या है? एक झाड़ी है, एक पेड़ है, एक घास है या एक जड़ी बूटी है? क्या आंसर करोगे? जो बैम्बू होता है वो क्या है? तो हम क्या देखते हैं, असम के अंदर या हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट भाग है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप बैम्बू का उत्पादन देखते हो। इसके लिए हमारी नेशनल बैम्बू पॉलिसीज़ वगैरह भी बनी हुई है, जहाँ पे हम बैम्बू यानी कि बांस के अच्छे उपयोग के लिए, और वहाँ पे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो भाई बंधु हैं उनके अच्छे रोज़गार के लिए हम कुछ, हमारी सरकार कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है। ठीक है, ये जो बैम्बू होती है ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सबसे लंबी घास होती है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, एक प्रकार की घास होती है। क्या इसमें फूल आता है? जी मैम, इसमें फूल आता है और 12 से 14 वर्षों में इसमें एक बार फूल आता है बस। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आप लोगों से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एडिबल पार्ट इन टर्मरिक इज। भाई हल्दी में जो खाने योग्य भाग होता है वह कौन सा होता है? उसकी जड़ होती है, उसका तना होता है, उसका फल होता है, या फिर उसकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसको हम राइजोम कहते हैं? क्या कहोगे कि मैम जो हल्दी होती है पीले रंग की मिलती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, कर्क्यूमिन या फिर ज़ैंथोफिल्स मिलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पीला रंग देता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ अदरक जैसा दिखाई देता है ये, और इसकी कोई निश्चित शेप नहीं होती है। ठीक, और ये क्या होती है, यह अंडरग्राउंड स्टेम होती है, यानी कि राइजोम होती है। हल्दी की अगर मैं बात करूं भारत में या फिर मैं अगर विश्व में भी बात करूं, तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे एंटीसेप्टिक के रूप में जानते हैं। आज हम इसको, ये जो हमारा क्या बोलते हैं हल्दी होती है, ये हमारे लिए एक कहते हैं ना पेनीशिया है, यानी कि रामबाण इलाज है। ज़्यादातर चीज़ों को, ज़्यादातर रोगों को दूर करने में सहायक होता है। आपको अक्सर सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, तो सर्दी ज़ुकाम के अंदर जो है ये हल्दी वाला जो दूध होता है ये आपको आराम देता है। ठीक है, आप लोगों को अगर जो है चोट लग गई है तब ये काम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कहते हैं ना कि रामबाण इलाज है, तो ये वही काम आ जाता है। हल्दी का जो साइंटिफिक नेम होता है वह क्या होता है, कर्क्यूमिना लॉन्गा। ठीक है, यह इसका साइंटिफिक नेम होता है। चलिए, तो ये जो कर्क्यूमा लॉन्गा होती है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये आपकी हल्दी की गांठ है। ठीक है, ये आपकी हल्दी की गांठ है, जो क्या है, जो आप कहाँ देखते हो, जो आपके अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में दिखाई देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक बैक्टीरियल रोग है? कौन सा एक बैक्टीरियल रोग है? क्या आंसर करोगे? जॉन्डिस है यानी कि पीलिया है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है या टाइफॉइड है? क्या आंसर करोगे? बैक्टीरिया जनित रोग। भाई देखो, मैंने एक चीट कोड बताया था आपको बैक्टीरियल डिजीज के लिए कि अगर कोई भी रोग के अंदर जो रोगाणु है, ठीक है, जो पैथोजन है, अगर उसी के नाम से आपको क्या मिल जाए, रोग का नाम भी मिल जाए, तो वह क्या होता है? वह आपका बैक्टीरियल रोग होता है। क्या होता है बच्चा? बैक्टीरियल रोग होता है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो बैक्टीरियल रोग है इनमें से कौन सा है? आप कहोगे मैम जॉन्डिस जो होता है, जो पीलिया होता है, वह तो इन्फेक्शियस रोग है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक, जब कभी किसी को हेपेटाइटिस होता है तो साथ में जॉन्डिस भी हो जाता है। तो हेपेटाइटिस क्या है? ये हेपेडिना वायरस के कारण होता है, हेपेडिना वायरस के कारण होता है, ठीक है। पोलियो की बात करते हैं तो ये आपका पोलियोमाइलाइटिस वायरस के कारण होता है। लेकिन जो टाइफॉइड होता है यह सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। और ये टाइफी से क्या रिलेट हुआ? टाइफॉइड रिलेट हुआ, तो आंसर क्या हो जाता है? बैक्टीरिया आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट रिजल्ट? आंसर कीजिएगा जरा इस सवाल का। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अगर जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है अगर वो खत्म हो जाता है, अगर वो खत्म हो जाता है, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सी जो चीज है वह सही होगी, कौन सा कथन सही होगा? हिंदी में भी देख लीजिए इस सवाल को कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा किंतु भार वही रहेगा, ठीक है। तीसरा है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। और लास्ट है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे जितना भी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, इसमें हम बार बार क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं मास और वेट के ऊपर फर्क देखना है, ठीक है। हम एक चीज पढ़ते हैं, जो मास यानी कि द्रव्यमान होता है वह क्या रहता है? द्रव्यमान जो होगा वह हमेशा सेम रहता है, ऑलवेज सेम, ठीक है, कभी नहीं बदलता, क्योंकि उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, उनका एक निश्चित भार है, वो अचानक से नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है वह तो सेम रहता है, लेकिन जो वेट यानी कि भार होता है, ठीक है, जो वजन होता है, वह वजन क्या होता है? वह तो मास इनटू ग्रेविटी होता है, यानी कि जितना आपका वो है द्रव्यमान है और जितनी उस पर ग्रेविटी लग रही है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हमने क्या बोला, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से नष्ट हो गया, अगर जी ही खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जी होगा अगर वो शून्य हो गया तो मास तो सेम रहा लेकिन वजन क्या हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। तो अब देख लो, weight of the object will be 0 but mass will be the same, तो आंसर ए हो जाता है, ठीक है। अगले में था द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत। इतनी स्टेटमेंट पे ही आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है both mass and weight, both मास एंड वेट विल बिकम 0, भाई हो ही नहीं सकता, मास 0 नहीं हो सकता है। और लास्ट है मास विल इंक्रीज, बिल्कुल गलत। अगर आपको कुछ नहीं पता था, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन अगर आपको सिर्फ ये बात पता थी कि मास जो है वह हमेशा सेम रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फिशेस सर्वाइव इनसाइड द फ्रोजन लेक बिकॉज, भाई जो भी मछलियां होती हैं वह एक जमे हुए लेक के नीचे सर्वाइव कर जाती हैं, क्योंकि
फिशेज आर रेगुलर ऑर्गेनिजम्स, भाई ये एक निरंतर जीव होते हैं। दूसरा है फिशेज बिकम कोल्ड इन आइस, वो बर्फ में ठंडे हो जाती हैं। तीसरा है वाटर डज नॉट फ्रीज एट द बॉटम ऑफ द लेक, यानी कि जो वाटर है, जो जल है, वह लेक के तल में जमता नहीं है। और लास्ट आ जाता है आइस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो बर्फ है वह ऊष्मा की सुचालक है। क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताइए। तो भाई देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो बर्फ है वो ऊपर जम गई है झील के, ये बर्फ है, ठीक है। और इससे नीचे क्या है, इससे नीचे है पूरा जल, ठीक है, इससे नीचे है पूरा जल। अब ये जो बर्फ है यह क्या है, यह तो होती है ऊष्मा की कुचालक। क्या होती है ये होती है ऊष्मा की कुचालक। तो पानी के अंदर जो हीट होती है उसको बाहर नहीं जाने देती, और बाहर की जो ठंडी है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे पानी जमेगा नहीं नीचे, और अगर जमा नहीं तो फिर मछलियां आराम से तैर पाएंगी, जिंदा रहती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, झील की तली पर जल जम नहीं पाता है। वाटर डजंट फ्रीज एट द बॉटम ऑफ द लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। Which bonds are present in sodium chloride? भाई अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, NaCl इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन Na ने दिया, यानी कि सोडियम ने दिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया होता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, तो हम अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि जहां पे भी हमें कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे उसको हम क्या कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड हो जाता है, जिसको हम विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं, यानी कि आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसमें आयंस का फॉर्मेशन हुआ, इस वजह से हम इसको आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो NaCl में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, Which of the following gas has a lower percentage in the atmosphere? भाई हमारा जो वातावरण होता है इसमें से कौन सी गैस का जो परसेंटेज है वह सबसे कम है। बचपन में आप लोगों ने एक चार्ट बनाया होगा कुछ इस प्रकार का, जिसके अंदर हम क्या देखते थे कि लगभग 78% आपकी एक गैस होती है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद जो 21% बची वह क्या होती है, वह आपकी ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक। तो इसका मतलब हम दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो आर्गन कितना होता है, 0.9% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.04% होता है। तो अब आप बताइए इनमें से सबसे कम कौन हो जाएगा। क्या आंसर करोगे कि मैडम इन सब में से सबसे कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या हो जाती है। बताइए जरा, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या असर पड़ता है। नंबर 1 ऑप्शन है वह बढ़ जाता है, यानी कि इट इंक्रीजेस। नंबर 2 है इट डिक्रीजेस, यानी कि वो कम हो जाता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है शक्कर की। तीसरा है वह अनचेंज रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। और चौथा आ जाता है पहले कम होता है फिर बढ़ता है। क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताएंगे। अब देखो इस चीज को आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा कि आपके घर में क्या होता है, मम्मी ने आपको क्या बोला कि बेटा एक काम करो, मेरे लिए तुम नींबू पानी बना दो,
ठीक है, आप चले ठीक है भैया, मम्मी ने बात कही है, फटाफट से हम इनको नींबू पानी बना के देते हैं। जब आप नींबू पानी बना के देते हो बच्चे, जब आप नींबू पानी बना के देते हो मम्मी को, तो उसमें क्या होता है कि आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने नींबू वो शक्कर डाली, चीनी डाली। अब आपने चीनी मान लीजिए ज़्यादा डाल दी, तो जैसे ही आपने ज़्यादा चीनी डाली उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब कुछ चीनी तो घुल जाएगी, लेकिन कुछ चीनी ऐसी रहेगी जो उसके तले में बैठी रहती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आप सोच रहे हो यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। तभी फिर आपको याद आता है कि चलो यार एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो मम्मी आपको कहती है, एक सजेशन देती हैं, और वो कहती हैं कि एक काम कर बेटा, इसमें थोड़ा सा अपने ये जो चीनी वाला पानी है इसको तो हल्का सा गर्म कर ले, बहुत हल्का सा। जैसे ही आपने गर्म किया, आपने देखना शुरू किया कि वो जो चीनी का पानी है वो जल्दी जल्दी घुल रहा है, मतलब अब चीनी जल्दी जल्दी घुल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हो, जो विलेयता होती है, जो सल्यूबिलिटी होती है सल्यूट की, वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, और इस वजह से वो आसानी से पानी के साथ घुलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, यह बढ़ जाती है। आंसर क्या रहेगा? इट इंक्रीजेस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एनर्जी? निम्न में से किसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है? दृश्य किरण में, एक्स रेज में, अल्ट्रावायलेट किरण में यानी कि पराबैंगनी किरण में, या फिर इंफ्रारेड रेज यानी कि अवरक्त किरणों में? क्या आंसर करोगे? किसके अंदर जो विजिबिलिटी होती है, किसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? अब एनर्जी क्या होता है? E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि सूरज से जो लाइट रेज आती हैं वो क्या है, वो मासलेस एनर्जी फोटोन्स होते हैं। ठीक है, द्रव्यमान रहित एनर्जी फोटोन्स होते हैं, जिनमें क्या रहता है, जिनके अंदर क्या रहेगा, कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी कितनी है? एच न्यू एनर्जी हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू एच न्यू हमें देखने को मिलता है। अब जिस वस्तु की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, आवृत्ति जिस लाइट रे की जितनी ज्यादा होगी, उतना ही बेहतर वो क्या होगा, उतना ही बेहतर वो आपकी एनर्जी होल्ड करेगा। ठीक है, यहाँ पे H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक का नियतांक होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.6 होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो वो जो होता है उन सब का मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी निकालते हैं। अब देखो आपकी ये जो लाइट रेज हैं, ठीक है, इनमें से EM स्पेक्ट्रम में किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी? तो हमने एक कोड पढ़ा था, कौन सा था? कॉस्मिक गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है, तो ये क्या था? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे था या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे था। कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद गामा रेज, फिर एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना, ये सब वेव्स थी। तो इनमें से देखो हमारे पास क्या यहाँ पे कॉस्मिक वेव्स ऑप्शन में है? नहीं। क्या हमारे पास गामा रेज ऑप्शन में है? नहीं। क्या हमारे पास एक्स रेज ऑप्शन में है? जी हाँ है। तो एक्स रेज अगर ऑप्शन में है तो इसी की एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, अगर आपसे सबसे कम एनर्जी पूछ लेता तो वो जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी एनर्जी सबसे कम होती, लेकिन इन ऑप्शंस में किसकी होती? इंफ्रारेड रेज की। ठीक है, ध्यान रखते इतनी बात को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, What does axial skeleton consist of? भाई जो एक्सियल स्केलेटन होता है, जो अक्षीय कंकाल होता है, उसमें निम्न में से क्या चीज मिलती है? स्कल मिलता है यानी कि खोपड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक स्तंभ होता है, रिब्स होती हैं, और स्टेर्नम होता है यानी कि पसलियां और स्टेर्नम होती है, या फिर उपरोक्त सभी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्या आंसर करोगे? क्या आ जाएगा आंसर?
ओके, तो जो भी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं वो ध्यान रखें, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कैसे भाई, अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करती हूँ, ये आपका धड़ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपका स्कल हो गया, यहाँ पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये आपका रिब केज हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या है, ये सभी चीजें जो आपके एकदम सेंटर पे आ रही होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आपका अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन। क्या कह देते हैं बच्चे, हम इसको एक्सियल स्केलेटन कह देते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि नेम द लॉन्गेस्ट एंड द हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम बताइए। फीमर है, फिब्यूला है, टिबिया है या इलियम है। क्या आंसर करोगे, कौन सी सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे भारी हड्डी होती है? तो आपकी जो जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम फीमर होता है, किसकी हड्डी है ये, जांघ की हड्डी है, ठीक है। अच्छा, इसी से जुड़ी होती है आपकी सर्टोरियस मसल, और ये जो सर्टोरियस मसल होती है यह क्या हो जाती है, यह आपकी सबसे लंबी मांसपेशी हो जाती है, ठीक है। ये जो फिब्यूला होती है, टिबिया होती है, ये भी आपकी टांग की हड्डी है। इलियम क्या है, आपके कूल्हे की हड्डी होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है नेम द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जल्दी से बताइए। मनुष्य की खोपड़ी में एकमात्र चल हड्डी का नाम बताइए जो हिल सकती है अपनी जगह से। एथमॉइड हड्डी कहाँ है, खोपड़ी की हड्डी है ये। दूसरा है क्या मतलब ये कपाल की हड्डी है ये एथमॉइड। दूसरा है मैंडिबल, ये आपके जबड़े की हड्डी है। नेसल बोन, आपके नाक में यहाँ पे दो हड्डियां पाई जाती है, नेसल बोन। फिर उसके बाद लैक्रिमल बोन, ये आपके जो ये टीयर ग्लैंड्स हैं इनके पास एकदम यहाँ क्या होती है, लैक्रिमल बोन होती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी हड्डी हिल सकती है? भाई देखो, मानव के चेहरे पे अगर मैं बात करूं तो चेहरे पे 14 बोन्स होती हैं। एक हियोइड यानी कि कंठिका हड्डी होती है, ठीक है। इसके अलावा 6 आपकी कान की हड्डियां होती हैं, कर्णस्थी होती हैं। और इसके अलावा आपकी खोपड़ी में होती हैं 8 हड्डी कपाल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप क्या कहोगे कि मैडम इनमें से जो मैंडिबल होती है ना, ये इकलौती ऐसी हड्डी है चेहरे की जो क्या कर सकती है, जो आपकी हिलती है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। स्टेप्स है, मैलियस है, इनकस है या फिब्यूला है। तो स्टेप्स तो क्या होती है, कान की हड्डी है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, ठीक है। इसके अलावा मैलियस, जिसको हम हैमर बोन के नाम से जानते हैं, हथौड़ा हड्डी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकस जो होती है यह क्या है, यह भी आपके कान की हड्डी है। और फिब्यूला क्या है, टांग में पाई जाने वाली हड्डी है लेकिन सबसे पतली हड्डी है, ठीक है। तो फिब्यूला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है बताइए नेम द मसल दैट एक्ट इन ऑपोजिशन टू ईच अदर। एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशी का नाम बताइए। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, एंटागोनिस्ट मसल या स्टेपिडियस मसल। भाई देखो, जैसे आपके बाइसेप और ट्राइसेप की पसलियां होती हैं, ये बाइसेप्स हुआ, ये ट्राइसेप हुआ। आपको बाइसेप फुलाने हैं अपने, ठीक है। तो बाइसेप फुलाने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है ट्राइसेप वाली जो आपकी हड्डी होती है उसके ऊपर जो पसली होती है वो फैलना शुरू करती है, ठीक है।
आप कहोगे मैम लेकिन क्या ये फैल सकती है खुद से? तो नहीं, ये खुद से नहीं फैल सकती। इसको फैलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बाइसेप्स वाली मांसपेशी है इसको सिकुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मांसपेशी सिर्फ और सिर्फ सिकुड़ सकती है, कभी फैलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसी जो भी, जैसे बाइसेप्स जब आपके फूल गए, ठीक है, तो अब जो है आपको क्या करना है, अब आप थक गए ऐसे हाथ को यूं करे करे, अब आप क्या चाहते हो, इसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप अपने हाथ को वापस से ऐसे करोगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा, यहाँ जो ट्राइसेप्स वाली मांसपेशी है ये सिकुड़ेगी और फिर आपका हाथ रिलैक्स हो जाएगा। तो ऐसी मांसपेशियों को हम एंटागोनिस्ट मसल यानी कि विरोधी मांसपेशी कहते हैं। अच्छा, हिंदी वालों का आंसर इसलिए सही आएगा, उन्होंने विरोधी मांसपेशी पढ़ ली, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, नेम द स्मॉलेस्ट मसल। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए कि आपके शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। गट्रस मैक्सिमस है, ग्लूटस मैक्सिमस है ये बच्चे, ठीक है, ग्लूटस मैक्सिमस है, एंटागोनिस्ट है, स्टेपीडियस है, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ देखो, ये जो ग्लूटस मैक्सिमस जो होती है यह क्या है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है, लार्जेस्ट मसल होती है, सबसे लंबी मांसपेशी, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो आप क्या कह दोगे, स्टेपीडियस मसल जो होती है वह शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेड एंड व्हाइट मसल्स। भाई आपकी मांसपेशियों में ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आप अपनी मांसपेशियों को क्या कह देते हो, आप उनको लाल या सफेद मांसपेशी कह देते हो। तो भाई देखो, एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का नाम बताइए, सार्कोप्लाज्मिक, मायोग्लोबिन, मायोसिन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, एक्टिन और मायोसिन नामक दो पिगमेंट्स होते हैं, इनकी वजह से तो क्या होता है, मायोसिन और एक्टिन की वजह से सिकुड़ती हैं, ये सिकुड़न होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो मायोग्लोबिन पिगमेंट होता है यह क्या करता है, यह आपकी लाल और जो सफेद मसल्स हैं इनमें कैटेगराइजेशन कर देता है, इनमें क्या कर देता है बच्चा, कैटेगराइजेशन कर देता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज। भाई अंगुली की जो हड्डियां होती हैं इनको यह भी कहा जाता है हेमेट की हड्डी यानी कि हेमेट बोन, गर्डल्स, फेलेंजेस, या फिर मेटाकार्पल। बताइए, अगर मैं आपके हाथ की बात करती हूँ तो आपके हाथ के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डी होती है एक हाथ में। देखो, सबसे पहले आ जाती है, ये क्या है, ये है, ये वाली जो हड्डी है आपकी, इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। कौन सी हड्डी, बाजू की हड्डी। फिर उसके बाद ये आ जाती है जो अंगुली की तरफ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्ना, ठीक है। और जो अंगूठे की तरफ है उसका नाम है रेडियस। फिर उसके बाद 8 आपके क्या होती है, कलाई में हड्डी होती है जिनको हम कार्पल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आपके ये हथेली पे हड्डियां होती हैं जिनको मेटाकार्पल कहते हैं। और फिर ये आपके 14 हड्डियां होती हैं कहाँ, अंगुलियों में, जिनको आप फेलेंजेस कहते हैं। ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है एसएससी आपसे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रैपिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। भैया जो आपकी टूटी हुई हड्डियां होती हैं या अस्थि भंग हड्डियां होती हैं, इनको लपेटने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, सफेद सीमेंट का, जिंक ऑक्साइड का, व्हाइट लेड का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो जिंक ऑक्साइड होती है आप इसको जिंकेट के नाम से जानते हो, और ये जो जिंकेट होता है इसको हम टूथ सीमेंट कहते हैं। दांतों को जोड़ने के लिए जो सीमेंट होता है
वह कौन सा है? वह आपका यही टूथ सीमेंट होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन मैम दांतों का तो चलो ये है, लेकिन अगर हमें हड्डी टूटी हुई जोड़नी है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या है? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या बीटा हेमीहाइड्रेट भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल इज नोन एज। भाई मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड डैश के रूप में जाना जाता है, कि भाई किसी की मांसपेशियों में कैसे कार्य हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं, ये सब कौन बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, बोथ A एंड B, या फिर ना तो A बताता है ना ही B बताता है। क्या आंसर करोगे? क्या कह दोगे? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है यह तो हृदय की गतिविधियों को मापता है, हार्ट के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या करता है? यह मसल्स के ऊपर कार्य करता है, यानी कि मसल्स के बारे में चीजें बताता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ दीज जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट। इनमें से कौन सा जोड़ एक संयुक्त जोड़ है? हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, या कलाई की संधि है? भाई हिंज का मतलब क्या होता है? जो दरवाजे की तरह खुले। ठीक है, जैसे यूं दरवाजा ऐसे ही खुलता है ना, यूं। आपके जो घुटने की हड्डी है, अगर आप घुटने को, जैसे आपका पैर मान लीजिए यूं है, तो वो भी तो ऐसे ऐसे ही ओपन और क्लोज होता है ना आपका घुटना। तो आप क्या देखोगे? हिंज जॉइंट में क्या है? डोर जैसी मूवमेंट होती है, दरवाजे जैसी गति अगर कहीं भी मिले, दरवाजे जैसी गति आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जो दरवाजे जैसी गति मिलेगी, किसमें मिलेगी? आप क्या कह दोगे कि जो हमारा एल्बो होता है, कुहनी का जो हमारा जोड़ होता है, वह एक कैसा जोड़ है? हिंज जोड़ है, या कब्जा संधि है? कब्जा संधि है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी लॉन्गेस्ट मसल है मानव शरीर की? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सर्टोरियस मांसपेशी। ठीक है, दूसरा है स्टेपिडियस मांसपेशी, तीसरा है मेसेटियर मसल, या फिर चौथा आ जाता है ग्लूटस मैक्सिमस। तो भाई देखो, अगर सबसे फैली हुई पूछते तो ग्लूटस मैक्सिमस आ जाती है, यानी कि सबसे बड़ी मांसपेशी। लेकिन आपसे पूछा क्या है? सबसे लंबी मांसपेशी, तो सर्टोरियस मसल क्या हो जाती है? सबसे लंबी मांसपेशी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, ज़ीरोफ्थैल्मिया इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ डैश। भाई ज़ीरोफ्थैल्मिया निम्न में से किसकी कमी से होने वाला एक रोग है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। क्या आंसर करोगे? क्या कहोगे कि मैडम ये जो रोग होता है ना, ये किसकी कमी से होता है? यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, इसको हम विजुअल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ जाती है कि इसकी वजह से एक बहुत ही फेमस रोग होता है, कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस नाम का। रतौंधी भी इसी के कारण होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आप लोगों से कि नाइट्रोजनस फूड इज, नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, या सॉल्ट है? बताइए नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है? तो भाई देखो, जिसके अंदर नाइट्रोजन मिलता होगा वही क्या है? नाइट्रोजनस फूड है। तो यहाँ देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें तो सिर्फ यही कंपोनेंट्स मिलते हैं। प्रोटीन के अंदर CONH बॉन्ड मिलता है, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं।
जो आपका लिपिड होता है उसमें CHO मिलता है, और जो सॉल्ट्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है नाइट्र बना हो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन होता है उसमें हमेशा एक बॉन्ड होता है, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये क्या है, यही मेन रीजन होता है जिस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजनस फूड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। वाटर इज एब्सॉर्ब्ड इन, जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में, अग्नाशय में। क्या आंसर करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में इसको जरूर मेंशन करना कि आपका जो क्या बोलते हैं जल है वो कहाँ अवशोषित होता है। वैसे तो मैं बहुत बार आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो क्या आंसर कर दोगे, वैसे चलो करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर। तो अब यहीं विराम लेती हूँ। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।